बिहार में इस वक्त कौन किस पर भारी है और असदुद्दीन ओवैसी भी करते करते अब बिहार में एक फैक्टर बन गए हैं और आज उनकी पार्टी 67 साल की हो गई है। इस दौरान एआईएमएम के चीफ ने बिहार के लिए अपने फ्यूचर प्लान का भी ऐलान किया और इसके साथ साथ बीजेपी के हिंदुत्व पर एक बार फिर सवाल उठाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत रखिए। बिहार में इंशाअल्लाह ताला अच्छा फैसला लिया जाएगा। कितने कैंडिडेट खड़ा करना है नहीं करना है हम तय करेंगे। ज्यादा जगह पर गैर जरूरी खड़ा करना हम अपनी ताकत को जाय करने के बराबर है। और शायद तेलंगाना में बल्दिया के इलेक्शन भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे। हमको मेहनत करना है। और ये जो बीजेपी के स्टेज पे जाके ये चंद बैठ गए थे जोकर, पसमानदा मुसलमान बोल के, अब बीजेपी खुद भूल गई है। तेलंगाना में सेंसस हुआ, मुसलमान कैसे आ गए? अब बोलो जो बीजेपी का बाजा बजा रहे थे, मोदी जी फुला, मोदी जी ये, अब देख लेना असली चेहरे को। ये है हिंदुत्व, ये है वो सोच जिसका हम सबको मुकाबला करना है। बिहार में किशनगंज में पार्लियामेंट की सीट में हम बहुत मेहनत किए। बहुत से मुकामात पर मैं गया, मुझसे कहा गया कि इस जगह पर ये साहब का बड़ा असर है, इनसे बात करिए। उनकी कोई ख्वाहिश है उसको हम पूरा कर लेते हैं। मैंने जबान दी, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा 3 मर्तबा बात की। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। इलेक्शन नहीं जीते अलग बात है, मगर जिसको हम जबान दिए उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी को हम नहीं रोक सकते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी को रोकना ये तमाम सेकुलर पार्टीज की जिम्मेदारी, अगर वो सेकुलर हैं तो। उनका वोटर कहां गया बताओ फिर? वेयर हैज द वोटर गॉन? किधर चला गया? भारत की जमहूरियत मजबूत होगी अगर आप अपने मुस्लिम दलित नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, वरना हम सिर्फ वोटर बन के रह जाएंगे, सिटीजन विद राइट्स नहीं रहेंगे। याद रखो मेरी इस बात को। आपको सिटीजन विद राइट्स बनना है। ओवैसी साहब आज भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी लोग क्या करेंगे? सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं, मतलब बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये लोग रोके बिहार को, हम पर क्यों तोहमत देते हैं? अच्छा, उन्होंने एक बात और इंपॉर्टेंट कही कि मैं सारी सीटें नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी ताकत जाया नहीं करूंगा, मैं चुनिंदा सीटें ही लड़ूंगा। बिहार में ये अब देखिए कितना लड़ेंगे। पिछली बार 5 सीट इनको जीत मिल गई थी। अभी महाराष्ट्र में 16 सीट पर लड़े, दिल्ली में केवल 2 सीट पर लड़े। तो वो भी अपनी लड़ाई अब पिक करते हैं कि मुझे कहां चांस है, अपनी पार्टी को मैं वहीं पर लड़ाऊंगा। बिहार के अंदर आज ओवैसी कितना बड़ा मुद्दा है? मुझे लगता है कि सौरभ क्या होता है कि जब महागठबंधन एमजीबी के तौर पे लड़ती है तो वोट जो है वो इनके और एमएमएम मुस्लिम वोट जो है वो काफ़ी डिवाइड हो जाता है। आप देखिए 5 सीटें भले ही जीते हों, लेकिन इस बारी क्योंकि पप्पू यादव जैसे लोग कांग्रेस को प्रमोट करने पड़ रहे हैं, कांग्रेस का अपना कोई वहाँ पे वजूद नहीं रहा। हालांकि 2024 में 3 सीटें आई और 4 गई आरजेडी को, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि ये जो इन फाइटिंग रहती है ना सेक्युलर पार्टीज़ में, एमजीबी में, आप देखिए जब दिल्ली के चुनाव भी हुए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग होकर लड़े, उससे वोट जरूर डिवाइड होते हैं और कहीं ना कहीं उसका जो मुनाफा है वो बीजेपी लेके चली जाती है। और वो आज भी वो फॉर्मूला जो है वो मुस्तफाबाद की सीट दिल्ली में निकाली ना। हाँ, आप सोचिए, और फिर उसको डिप्टी स्पीकर भी बनाने की कर दिया मोहन सिंह बिष्ट को। तो कहीं ना कहीं जो एक बेनिफिट जो है ना वो बीजेपी को भी पता है कि इस डिवीजन की वजह से हो जाता है। तो वो बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना भी ये लड़ेंगे, वोट लेंगे, जहां लड़ेंगे वोट तो कुछ लेंगे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेकुलर का जो वोट बैंक है ना वो आज सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो बाकी पार्टीज की भी है। और उस डिवीजन के कारण बीजेपी को फायदा होना ही होना है। कितना % मुस्लिम वोट है? नहीं, ओवैसी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सौरभ जी। वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को हराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बीजेपी को रोकना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और 2025 में ओवैसी ने जो टास्क निर्धारित किया है, उन्हें तेजस्वी यादव से बदला लेना है, पार्टी तोड़ने का बदला लेना है। और वह बार बार कहते हैं कि इस बदले को लेंगे और इस बदले की कोशिश में वे लगातार लगे हैं। गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव आपको याद होगा, जब बीजेपी के विधायक सुभाष प्रसाद की मौत हुई थी, सुभाष सिंह की मौत हुई थी, और ओवैसी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, आरजेडी का उम्मीदवार उनके वजह से हारा। तो ओवैसी सीमांचल में फैक्टर रहेंगे और वहां नुकसान पहुंचाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और दिखाई पड़ेगा, महागठबंधन के सामने चुनौती है। अब मुसलमान देखिए कितना % मुस्लिम वोट है सर बिहार में? मोटा मोटी 20% हो ही जाते हैं ना, 18%, हाँ 17%। और देखिए लालू यादव कभी कभी जो अपने वोट बैंक को
मुसलमानों को खुश करने के लिए, जैसे भी महाकुंभ चल रहा था। फालतू है क्या? हाँ, फालतू है क्या है। देखिए ये जो तुष्टीकरण है ना, इसी में यादव जो है ना, जो उनके वोट बैंक वाले हैं, वो राष्ट्रीय हो जाते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर में, दरभंगा में चुनाव हार गए। अरे भाई क्यों हार गए? वहां मुसलमान और यादव का वोट जोड़ दीजिए तो फिर तीसरे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप कह रहे हैं जब ये मुसलमानों को खुश करने के लिए जो बातें होती हैं, उनका यादव वोट भी टूटता है? बिल्कुल बिल्कुल टूटता है। देखिए एक लिमिट, एक सीमा तक, हाँ? और यादव बिल्कुल वैसे ही हो गए जो केवल गाय दूर है और भैंस दूर है, वो नहीं है। वहां भी एस्पिरेशनल क्लास है, हाँ, वहां भी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें अब लगता है कि नहीं, अबे हम कुछ मिलना चाहिए। आपने सीमांचल की बात की, सीमांचल में मिले थे ना इनको सीटें? हाँ बिल्कुल, सीमांचल में। सीमांचल पिछली बार तो ठीक ठाक प्रदर्शन वहां इंडिया का था, 8 बीजेपी को, जेडीयू को 4 थी, कांग्रेस को आरजेडी केवल 1 थी, कांग्रेस को 5 थी। हमारा कांग्रेस है वहां पर, कांग्रेस है, बिल्कुल है, कांग्रेस है, बिल्कुल है। आरजेडी का प्रेजेंस हुआ। देखिए इसीलिए पप्पू यादव की जब बात होती है, आपने देखा ना पूर्णिया में सारे मुसलमान और यादव एक हो गए। हाँ? पप्पू यादव के पक्ष में बीमा भारती को तेजस्वी यादव ने लड़ाया। तेजस्वी यादव खुद 4 दिन कैंप करते रहे और 40 विधायकों को उतार दिया था। लेकिन इसके बाद, लेकिन ये बात हम लोगों ने कई बार की है कि बिहार में ये पोलराइजेशन नहीं चलता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलती। देखिए ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, लेकिन सेंट्रल बिहार में नहीं चलता है, और दक्षिण बिहार की तरफ यदि आप चले, औरंगाबाद जिला वगैरह की तरफ चले जाएंगे तो उधर नहीं चलता है। लेकिन सीमांचल के इलाके में आप देखेंगे कि पोलराइजेशन होता है। और आप अररिया कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लीजिए, पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लीजिए, किशनगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लीजिए, कटिहार, इनका आप लोकसभा डेटा एक बार आप पढ़ करके देखिए। मैंने उनका बूथ वाइज निकाल करके डेटा देखा तो लगा कि क्या मजेदार उन्होंने वोटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर 5, किसी पर 8, कहीं पर 7, कहीं पर एक बूथ पे, आप सोच सकते हैं, बिल्कुल, मतलब आप अंदाजा नहीं है। तो मैंने बता रहे हैं, वोट बता रहे हैं, वोट बता रहा हूँ, वोट बता रहा हूँ, और 5 वोट 1 वोट। मैंने मेरे पास डेटा है ये पूरा इसी में। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिहार में कहा कि आप जरा जो माइनॉरिटी सेल के व्यक्ति हैं, जरा उनको बुला देंगे क्या? जरा मैं उनसे जानना चाहता हूं कि माइनॉरिटी की संख्या कितनी है आपके यहाँ, और क्या उतना वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है क्या? मुझे आश्चर्यजनक आया, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि 3 ऐसे प्रदेश थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जितना उनका मुस्लिम मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा, उससे भी कम मिल रहा है। यानी कि उनको वो भी वोट दिए हैं, नहीं दिए हैं। प्रधानमंत्री कल भी एक सूफी कार्यक्रम में थे। मैं इसलिए प्रधानमंत्री कल भी एक सूफी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का जो ओहदा है, प्रधानमंत्री के गरिमा के अनुसार तो वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वो सरकार में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि वो आपका मतदाता नहीं है। जैसे लालू प्रसाद यादव ने कहा था, बिहार में भूमिहार हमको वोट नहीं देता है, नहीं देता है। भाई बिहार में जो लड़ाई लड़ी लालू के जो लंठई के खिलाफ, यदि किसी ने लड़ाई लड़ी तो भूमिहारों ने लड़ाई लड़ी, और कोई उतना लड़ाई नहीं। रणवीर सेना खड़ा हुआ, रणवीर सेना के साथ बाकी सारे लोग खड़े हुए। तो ये जो इलाका आप बोल रहे हैं, ये शाहबाद वाला इलाका, औरंगाबाद वाला इलाका, जितने भी धनाढ्य व्यक्ति थे वो सारे के साथ उनके साथ खड़े हो गए। अब ऐसी स्थिति में आज के दिन में जब वो जंगल राज वाली बात आ जाती है, तो ये जो सारा का सारा ये जो वोट बैंक है, एक कहीं न कहीं कंसोलिडेट होकर के बाहर भारतीय जनता पार्टी, और देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक और दिक्कत है ना बिहार में, उनका नेता है कौन? तेजस्वी ने चतुराई क्या किया है कि तेजस्वी ने अपर कास्ट को गाली देना बंद कर दिया। बिल्कुल, वो बोल ही नहीं रहा, माफी मांग रहा है। जो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं इनसे सहमत नहीं हूं, जो प्रशांत किशोर वोट काटेगा, मैं घूम करके आया, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चोट ज्यादा करने जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों का वोट जो है, मुसलमान अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें आरजेडी के साथ रहना है, तभी हम अपने आप को सुरक्षित ज्यादा बेहतर करेंगे। बाकी सरकार यदि बीजेपी बनती है तो नहीं ऐसा होगा। 2 बातें हो गई, एक मुस्लिम वोट वहां टूटेगा क्या, ओवैसी हो या प्रशांत किशोर हो, इनकी वजह से, और प्रशांत किशोर किसका नुकसान करेंगे? देखिए मुस्लिम वोट टूटता सिर्फ ये कह देना कि आरजेडी के साथ जुड़ा रहेगा, अगर ऐसा होता तो 5 सीटें ओवैसी जीत नहीं पाते, उस समय फिर मुसलमान वोट टूटता नहीं। ठीक है, ओवैसी को पता है कि वहां पर मेरी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है, कैंडिडेट डिपेंड वोट मिलेगा, तो वो अच्छे उम्मीदवार मुसलमान उतार देते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता तो वो अपने दम पर वोट लाते हैं,
और बाकी आरजेडी या कांग्रेस के उम्मीदवार को वो हरा देते हैं। देखिए प्रशांत किशोर बहुत स्मार्टली वहां पर वर्किंग कर रहे हैं, वो आरजेडी की पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो नीतीश कुमार की राजनीति को जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बिहार में जानते हैं, बिहार की जातिगत समीकरण को भी प्रशांत किशोर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उसी हिसाब से अपनी राजनीति को तय कर रहे हैं कि मुझे किसका वोट मिलना है, कौन 2025 की राजनीति में सबसे कमजोर कड़ी है, और उसी कमजोर कड़ी को मुझे अपनी मजबूत कड़ी बनाना है। पहला टारगेट पर उन्होंने नीतीश कुमार को लिया हुआ है। कई मुस्लिम एरियाओं में वो तेजस्वी यादव के मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगा रहे हैं, पढ़े लिखे छात्रों के बीच में जाके वो पढ़ा लिखा तबका अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सबका वोट थोड़ा थोड़ा काटेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कम टूटेगा, तेजस्वी का ज्यादा टूटेगा, और मुझे लग रहा है 5 से 6-7% अगर इस बार वो वोट लेकर जाते हैं तो इसका नुकसान आरजेडी को ज्यादा उठाना पड़ेगा, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को कम उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर होता है। तेजस्वी उनके इसमें और नीतीश कुमार उनके टारगेट में है। लेकिन मैं यही एक बात आपको और बता दूं सौरभ जी, देखिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में क्या फर्क है। नीतीश कुमार नेता पैदा नहीं करते, जो हूं मैं हूं, और लालू यादव ने हर जिले में तोप और गोप पैदा कर दिए हैं। अच्छा। इतने तोप और गोप पैदा कर दिए हैं, तोप और गोप कि जिनके टिकट को आपने छुआ। तोप का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, मतलब तांडव बाहुबली तो इतने तोप और गोप पैदा कर दिए हैं। सुरेंद्र यादव जहानाबाद का क्या? सुरेंद्र यादव ले लीजिए, ललित यादव ले लीजिए, राजबल्लभ यादव ले लीजिए, पप्पू यादव, भाई जितने तो उन्हीं की फैक्ट्री है। यदि उन्हें टिकट नहीं मिला, अभी रामगढ़ उपचुनाव में क्या हुआ, आपने यादव को टिकट नहीं दिया, आपने जगदानंद के बेटे को टिकट दिया, यादव आपकी नाव पर सवार नहीं हुए। अच्छा। वो बसपा के नाव पर सवार हो गए। हाँ, तो ये बड़ी समस्या है। वोट में भी रागी जी सहमत होंगे, बिहार के रहने वाले हैं। अरे एक रीजन जो है वो रह गया है मिथिलांचल, सबसे बड़ा क्षेत्र 78 सीटों वाला, और यहां आप कह सकते हैं लगभग बराबरी का सा मुकाबला था। नहीं, एनडीए का बहुत अच्छा था, बीजेपी 25, जेडीयू 21, वीआईपी को भी 4 मिला था, आरजेडी को 22 और कांग्रेस को 2 सीट यहां पर मिला। उसी कारण एनडीए सरकार बना पाई। और आपने देखा होगा कि अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वो मिथिलांचल को ही दिया गया, और इसका बहुत बड़ा इसमें एक राजनीतिक संदेश था, और इसमें बहुत साफ था कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है मिथिलांचल को बहुत ज्यादा तवज्जो देगा, क्योंकि पिछली बार भी जो है वो उन्हें बचा करे। ये वो इलाका था सौरभ जी जो कांग्रेस का एक समय गढ़ हुआ करता था। वहां से झंझारपुर से जगन्नाथ मिश्र लड़ करके आते थे, दरभंगा से भगवत जहाँ आजाद मुख्यमंत्री हुए, और ये इन दो की बात नहीं, कई मुख्यमंत्री जो हैं उसी मिथिलांचल से भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार में हो। तो एक प्रकार का वो गढ़ था, उस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने छीना था कांग्रेस पार्टी से, तो वो आज भी उस गढ़ को फोटे को और एक और भारतीय जनता पार्टी सोशल फैब्रिक है मिथिलांचल का। ये देखिए मिथिलांचल क्या है ना, मीठी जुबान के लिए जाना जाता है। देखिए 1916 में एक ब्रिटिश साहित्यकार हुए जो हिंदी में उन्होंने बहुत काम किया, डॉक्टर ग्रियर्सन। उन्होंने मिथिला के बारे में एक बात लिखी, यदि आप दरभंगा की सड़कों पर चल रहे हो और पीछे से कोई सूदसी 16 साल की लड़की आपसे बस इतना पूछ ले। गियर्सन ने लैंग्वेज पर काम किया था तो पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए। तो उन्होंने लिखा कि यदि कोई 16 साल की लड़की पीछे से सिर्फ इतना पूछ ले कि यहां कता जाए छी, तो इतनी मिठास है कि आप मदहोश हो जाए। आप कहां जा रहे हैं? हाँ, आप कहां जा रहे हो? और ये बात आप जरा सा ये भोजपुरी क्षेत्र में आई है। हाँ। आप पूछेगा कहां जा रहे हैं, हाँ। ये रास्ता कहां जा रहा है, तो उसे उत्तर मिलेगा लौकत ना बात। हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं वही कर रहा हूं, प्रति प्रश्न करेगा। फैब्रिक है मिथिलांचल जो है ना, वो गर्म मिजाजी को पसंद नहीं करता है, वो गमछा को पसंद नहीं करता है। और ग्रियर्सन का रिसर्च कभी पढ़िएगा, उन्होंने बिहार में कौन सी जाति कौन सा हथियार रखता है यह भी बताया। आपने कहा ये यहां तोप और गोप नहीं चलते, आप कह रहे हैं ना, तोप नहीं चलते हैं। नहीं, तोप और गोप कहां चलते, इसलिए तो बीजेपी यहां आगे जाती है, जेडीयू आगे होती है। मैं तेजस्वी यादव की बात करना चाहता हूं रोहन आपसे। तेजस्वी यादव ने बड़ी कोशिश की, अभी सही बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा अपने समर्थकों को कि ये सर पर गमछा बांधना, टांग के गमछा गले में लटकाना, घूमना बंद कर दो, मोटरसाइकिल पर हुड़दंगबाजी बंद कर दो। अब बीजेपी ने भी ये कहा कि भाई तेजस्वी पर हम लोग बोलते हैं तो नुकसान होता है। एक वीडियो आया था बीच में, हमने देखा कि हमको तेजस्वी को टारगेट नहीं करना है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने पिता की दी हुई विरासत को बढ़ा पा रहे हैं क्या? वो जो मुस्लिम यादव है उसके आगे कुछ ऐड कर पा रहे हैं उसमें कुछ? देखिए क्या है कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले लालू प्रसाद यादव की बार बार अपीजमेंट के बल पे चलते हुए अपनी पॉलिटिक्स निभाते हुए आए हैं, कुंभ के खिलाफ बयान दे दिया। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले नवरात्रे हो रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले,
तो उस दौर पे तेजस्वी यादव ने प्लेन में खा रहे थे। अच्छा हाँ, मछली- तेजस्वी मछली, मिश खा रहे मुकेश fish खा रहे हैं, मुकेश हेलीकॉप्टर सहनी के साथ हेलीकॉप्टर। मछली खा रहे मुकेश हैं। सहनी के साथ तो उन्होंने एक जबरदस्ती एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी कर दी हेलीकॉप्टर में जाते हुए, अपने विमान में जाते हुए, कि मैं ये भी खाऊंगा। अब लोगों ने टिप्पणियां करनी शुरू कर दी कि आप तो एक युवा नेता हैं, अगर आप ही नहीं संभालेंगे हिंदुत्व को तो और कौन संभालेगा। तो उन्होंने उसको डिलीट भी नहीं किया और असर्टिव तरीके से आगे चलते बाद हुए में गए। उन्होंने कुछ उसको और भी चढ़ाया भी किसी बात को लेकर। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी पिता की छवि से वो हट पाए हैं, वही उसी तरीके से अपने आप को आगे उभरता हुआ देखना चाह रहे हैं और उसी कास्ट कॉम्बिनेशन, उसी मुस्लिम मैं और अपीजमेंट सिंपल फैक्टर करके पे। पूछूं आपसे, बीजेपी के वोटर के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव की छवि में कोई अंतर नहीं है? नहीं, कोई अंतर कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल कोई फर्क आया है इतने सालों बाद भी। सिर्फ एक ये बात जरूर कहूंगा कि जो उनका उल्टा यादव क्लैन है वो उल्टा बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा उसकी तरफ जा चुका है आज। अच्छा, आप देखिए, मैंने क्योंकि व्यूअर से कहा था कि ये मिनी ओपिनियन पोल है, तो अब आपको अपनी ओपिनियन पोल के अंदाज में मुझे देनी है, फाइनल ओपिनियन आपकी। इसमें एक लाइन बोलो रही, और ये परंपरा कोई आज से नहीं, 2001 का जब पंचायत का चुनाव हुआ था, तो पंचायत के अंदर, ग्राम पंचायत में यादव और ये सब बहुत सारा जीत करके आए, लेकिन जब जिला समिति और ब्लॉक समिति की बात हुई तो वहां दलित और अपर कास्ट दोनों मिलकर के साथ खड़े, और पंचायत जो जिला समिति था उसमें यादवों के प्रतिनिधित्व को बुरी तरीके से पराजित किया था। तो ये ठीक है। वहीं से निकल कर सर, अब बिहार में सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए 123। पिछली बार एनडीए के पास 125 थी, वो कोई कंफर्टेबल बहुत मेजॉरिटी 122 चाहिए। 122 चाहिए, तो 125 थी एनडीए के पास। अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए, एनडीए मतलब बीजेपी और जेडीयू मिलकर इसको क्रॉस कर रहे हैं या इसके नीचे रह रहे हैं? क्योंकि मेजॉरिटी मार्क के आसपास ही है, तो मेजॉरिटी मार्क के ऊपर जा रहे हैं, मेजॉरिटी मार्क के नीचे रह पाएंगे। आज की परिस्थिति में बिहार का मूड कैसा दिखाई देता है? प्रोफेसर साहब, शॉर्ट में लेकिन बहुत। देखिए, मेरे हिसाब से आज के दिन में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना रही है, उसकी मेजोरिटी रहेगी, एक कंफर्टेबल मेजोरिटी वहां पर रहेगी। और ये जो सारे ओपिनियन पोल वगैरह आ रहे हैं कि मतलब पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर करेगी, आपको लगता है? ये कहना अभी मुश्किल है, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एज जरूर है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को आज के दिन में भी। ठीक, ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल, एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। देखिए, अभी महागठबंधन पीछे है। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर लिया जाना या मुख्यमंत्री के रूप में पसंद नहीं करना, लेकिन जो सामाजिक बुनावट है, जमीनी सच्चाई है। लेकिन बीजेपी की आंतरिक हसरत भी कुछ है, अपना चीफ मिनिस्टर अपना चीफ मिनिस्टर। और नीतीश कुमार, मैं एक सेकंड, नीतीश कुमार के जेडीयू को उतनी ही सीटें मिले, आंतरिक हसरत, और आरजेडी को उतनी ही सीटें मिले कि दोनों मिलकर आगे भी न बना पाए। अच्छा, हाँ, ये हम इतने बड़े हो जाए, हम इतने बड़े हो जाए। ओके, ठीक। रोहन, लेकिन आप तो इसके हिसाब से तो आप मतलब बीजेपी चाह रही है कि हम अपने दम पर ही बना बीजेपी लेंगे? चाहती भारतीय हम जनता 122 ले आए। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत हायर हो जाता है। वो चाहती है कि भाई 90 हमें आ जाए, फिर क्या मुकेश अच्छा, सहनी इधर उधर भी रहे तो मेरा ही होंगे आगे इस वक्त एनडीए। एक बार बहुत शॉर्ट में सर। सौरभ, मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी हसरतें जरूर इस बार पूरी करना चाहेगी, लेकिन दो फैक्टर्स आज भी मुझे लगते हैं, जितिन राम मांझी, एक एचएएम, और दूसरा चिराग पासवान, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे इस बार की मुख्यमंत्री किसका होगा। अभी आगे कौन है? एनडीए आगे, एनडीए आगे इस वक्त, एनडीए आगे, लेकिन मैं ये बात नीतीश के लिए नहीं कह सकता। अच्छा, ठीक सर, बहुत शॉर्ट। मुझे लगता है अभी महागठबंधन अगर देखेंगे तो आगे नजर आ रहा है मुझे। और इस बार नीतीश कुमार जो हमेशा केंद्र की धुरी बने रहते थे, इस बार सबसे बड़ा बोझ बनने वाले वो। और इस बार प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। अभी कहना जल्दी है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है महागठबंधन अभी आगे। चलिए, बिहार की बातें होती रहेंगी क्योंकि बिहार में आने वाला है चुनाव। मैं शुक्रिया करूंगा यहाँ ज्ञानेश्वर जी का, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी, बहुत अच्छा लगा। बिहार पर आपसे चर्चा हमारी आगे करते रहेंगे।